नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शो एक्सप्लेनर पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके पसंदीदा फिल्मों के बेहतरीन रिकैप्स। आज हम बात करेंगे एक शानदार मूवी की, जिसे देखना आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। मूवी 2078 में सेट है, जब ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी को तबाह कर दिया है और सरकारें गिर चुकी हैं। अब बहुराष्ट्रीय निगमों ने नियंत्रण ले लिया है और दुनिया के 90% हिस्से पर प्रभुत्व कर लिया है। ये कंपनियां गुप्त युद्ध में लगी हैं ताकि बाजार हिस्सेदारी और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पा सकें। इन कंपनियों के कर्मचारी सुरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें ग्रीन जोन कहा जाता है, जबकि गरीब लोग खतरनाक और अपराध से ग्रस्त रेड जोन में संघर्ष करते हैं। अगले दृश्य में हम अपने नायक बेन से मिलते हैं, जो ग्रीन जोन में एक शानदार जीवन जीता है। वह लॉरा नाम की एक महिला से विवाहित है, जो एक प्लास्टिक सर्जन है। बेन सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के लिए काम करता है, एलिजाबेथ चलाती है। अब सुबह सुबह यह कपल ब्रेकफास्ट कर रहा है, असली बेकन खा रहे हैं, जो इस दुनिया में बहुत ही रेयर और महंगा है। अचानक उन्हें न्यूज मिलती है कि आतंकवादियों ने जकार्ता में स्पीकर ब्रांच पर बमबारी कर दी है, जिससे दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। अब बेन काम पर जाता है, जहां सभी कर्मचारियों के सूटकेस स्कैन किए जाते हैं। बाद में हम उसे और उसके बॉस चार्ड को एक नए इन्वेंशन पर काम करते हुए देखते हैं, जिसका नाम है एवरक्लियर। यह सॉफ्टवेयर किसी भी बंदे के ख्याल और सपने रिकॉर्ड और रिवील कर सकता है। सोचो कितना खतरनाक होगा ये। वे इसे सिक्योरिटी हेड जूलियन को दिखाते हैं, लेकिन इसमें अभी भी कुछ खामियां हैं, तो जूलियन उन्हें इसे और सुधारने के लिए कहता है। बाद में अपने ऑफिस में बेन एक पुरानी फोटो निकालता है, जिसमें एलेना नाम की एक महिला है, और उसे फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से ढूंढता है। उसे पता चलता है कि वह आर्केडिया नाम की जगह पर वेश्या के रूप में काम करने के लिए मजबूर है। आर्केडिया एक एक्सक्लूसिव क्लब है, जिसे स्पीकर चलाता है और सिर्फ टॉप क्लास के लोग ही वहां जा सकते हैं। बेन उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन यह भी समझता है कि वह अपनी जूनियर पोजीशन केबिन और लॉरा एक रोमांटिक डिनर के लिए जाते हैं। उत्साहित होकर बताती है कि स्पीकर ने आखिरकार उन्हें बर्थ कंट्रोल हटाने की अनुमति दे दी है, जिससे वे अब एक बच्चा कर सकते हैं। बेन इस खबर को सुनकर नर्वस हो जाता है, लेकिन वह खुशी का नाटक करता है। अगले शाम को बेन और उसके कुछ सहकर्मी रेड जोन क्लब में जाते हैं और जमकर पीते हैं। सहकर्मी स्ट्रीट ड्रग्स लेते हैं, लेकिन बेन सिर्फ दिखावा करता है। इस बीच रेड जोन के गरीब लोग ब्रूटल केज फाइट्स में लगे रहते हैं, जबकि अमीर दर्शक इसका आनंद लेते हैं। चार्ड ड्रग्स की वजह से बीमार महसूस करता है और बाथरूम जाता है। बेन उसकी मदद के लिए उसके साथ जाता है, और जब चार्ड उल्टी कर रहा होता है तो बेन चोरी से उसका ब्लड सैंपल ले लेता है। उसके बाद वह एक मोटरसाइकिल से एक खस्ता हाल बिल्डिंग में जाता है, जहां वह एक आदमी से मिलता है। यह आदमी एलेना का भाई थियो है। बेन उसे बताता है कि उसने एलेना को खोज लिया है। यह खबर सुनकर थियो बहुत खुश होता है और पूछता है कि वे उसे कहां पा सकते हैं। बेन जवाब देता है कि उसे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव बनने के लिए प्रमोशन की जरूरत होगी। यह सुनकर थियो चिंतित हो जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह कॉर्पोरेट जीवन में ज्यादा गहराई में न जाए और सावधान रहे। अगले सुबह बेन अपने बॉस के ऑफिस में उनके आविष्कार के बारे में बात करने के लिए जाता है। इस दौरान वह चोरी से एक एंटी रायट टेक डिवाइस, जिसे विस्लर कहा जाता है, एक्टिवेट कर देता है। यह डिवाइस ऐसी साउंड वेव्स पैदा करता है जो लोगों को उल्टी जैसी महसूस कराती हैं। नतीजतन चार्ड बहुत बीमार महसूस करने लगता है और बाथरूम चला जाता है। बेन इस मौके का फायदा उठाता है और चुपके से चार्ड के खून के सैंपल का उपयोग करके उसके कंप्यूटर से गोपनीय फाइलों तक पहुंच जाता है। वह इन फाइलों को एक छोटे डिवाइस पर डाउनलोड कर लेता है, इससे पहले कि उसका बॉस वापस आए। दिन के अंत में सभी कर्मचारियों की जांच की जाती है। हालांकि जब चार्ड की जेब में वह डिवाइस पाया जाता है, जो गोपनीय फाइलों को लेकर बाहर ले जाने का प्रयास कर रहा था, तो अलार्म बज उठता है। चार्ड को तुरंत पकड़ लिया जाता है और जूलियन के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि कंपनी के बाहर ऐसी जानकारी ले जाना सख्त मना है। ऐसा लगता है कि उसकी इस चोरी की कोशिश के गंभीर परिणाम होंगे। बाद में एलिजाबेथ घोषणा करती है कि चार्ड को गद्दार होने के कारण निकाल दिया गया है, जिससे उसकी पोजीशन में एक खाली स्थान बन गया है। बेन राहत महसूस करता है, क्योंकि अगर उसे प्रमोशन मिलता है तो वह अंततः एलेना को बचा सकेगा। इसके बाद सीन 12 साल पहले बदलता है, जहां बेन के बचपन को दिखाया जाता है। उसके पिता एक इंश्योरेंस एजेंट थे। गंभीर जलवायु परिवर्तन के तूफानों के दौरान उन्होंने अपने धोखाधड़ी की बातें कबूल की और दुखद रूप से छत से कूद गए। बेन फिर एक शरणार्थी कैंप में रहने लगा, जहां उसकी मुलाकात एलेना से हुई और उन दोनों के बीच करीबी रिश्ता बन गया। एक दिन बेन की चाची ने उसे रेड जोन से बाहर निकलने के लिए प्रायोजन दिया, जिससे 2 बच्चों को अलग होना पड़ा। लेकिन बेन ने उससे वादा किया एक दिन उसे ढूंढ निकालेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने अंधा होने का नाटक किया
और उल्टे रेटिनल स्कैनर चश्मे पहने जो उसने खुद बनाए थे। इन चश्मों ने उसे दूसरों की आंखों के स्कैन कॉपी करने और मशीनों तक पहुंचने में मदद की, जिससे वह अतिरिक्त खाना चुरा पाता। वह तब तक चोरी करता रहा जब तक उसे रेड नाम के एक आदमी ने रंगे हाथों पकड़ नहीं लिया। हालांकि रेड ने उसे सजा देने की बजाय युवा लड़के की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अधिक पैसे कमाने का काम देने का प्रस्ताव दिया। वर्तमान में लौटते हुए रेड ने अब एक नई पहचान जोनाथन हेंड्रिक के रूप में अपना ली है और स्पिगा में एचआर अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। वह कंपनी में एकमात्र व्यक्ति है जो बेन की सच्ची पहचान जानता है। यह भी पता चलता है कि रेड ही वह था जिसने बेन को फर्जी पहचान अपनाने और कंपनी में प्रवेश पाने में मदद की थी। इसी बीच हम देखते हैं कि जूलियन एलिजाबेथ से मिलने जाता है ताकि चार्ड के धोखेबाज कार्यों पर चर्चा की जा सके। उसे शक है कि इसके पीछे कोई और है, क्योंकि कोई भी इतना भोला नहीं होगा कि गोपनीय फाइलें चुराए और बेधड़क घूमे। ये सुनकर एलिजाबेथ उसे पाप में हर किसी की अच्छी तरह से जांच करने का आदेश देती है। जूलियन जिक्र करता है कि उनका दामाद बेन भी वहीं है, लेकिन एलिजाबेथ उसे सच्चाई पता लगाने के लिए कुछ भी करने का आदेश देती है। इसके बाद जूलियन चार्ड के पास जाता है और सच्चाई उगलवाने के लिए उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करता है। बेचारा चार्ड रोते हुए कहता है कि उसे उस डिवाइस के बारे में कुछ भी नहीं पता जिससे वह पकड़ा गया था। जब उसे रेड जॉन में उसके हालिया दौरे के बारे में पूछा जाता है तो चार्ड मानता है कि बेन ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर किया था। दूसरी ओर बेन अपने सहकर्मी से बात करता है और उससे कहता है कि वह मान ले कि चार्ड ही उन्हें रेड जॉन ले गया था। उसका सहकर्मी तुरंत सहमत हो जाता है, क्योंकि चार्ड के जाने से उसके प्रमोशन के मौके बढ़ सकते हैं। थोड़ी जांच के बाद जूलियन को अपनी टीम से पता चलता है कि बेन ने सुरक्षा विभाग से व्हिसलर चुराया था, इसलिए वह उसे पूछताछ के लिए बुलाता है। जब जूलियन उससे पूछता है कि उसने इसे पहले क्यों नहीं बताया, तो बेन झूठ बोलता है कि यह डिवाइस चार्ड के कहने पर ही लिया गया था और उसने अपने बॉस पर कभी सवाल नहीं उठाया। जूलियन कहता है कि वह इस बारे में चार्ड से पुष्टि करेगा और बेन घबराते हुए जवाब देता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जूलियन फिर से बेचारे चार्ड से पूछताछ करने जाता है, लेकिन उसकी हैरानी की बात है कि चार्ड की यादें पूरी तरह से मिटा दी गई हैं। यह एलिजाबेथ के आदेश पर किया गया था, क्योंकि चार्ड के पास कंपनी की बहुत सारी संवेदनशील जानकारी थी और शेयरधारक चिंतित हो रहे थे। एलिजाबेथ को यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद मामला आखिरकार बंद हो जाता है और चार्ड को बिना अपनी पहचान के रेड जोन में फेंक दिया जाता है। बेचारा चार्ड अब बेघर है और उसके बच्चे एक अमीर परिवार द्वारा गोद ले लिए गए हैं और ग्रीन जोन में रहते हैं। अगले दिन रेड बेन से मिलने आता है और बताता है कि आर्केडिया में एक एस्कॉर्ट को भागने की कोशिश करते समय गोली मार दी गई थी। इससे बेन परेशान हो जाता है, लेकिन रेड स्पष्ट करता है कि उसे नहीं पता कि वह एस्कॉर्ट एलेना थी या नहीं। रेड बेन को सलाह देता है कि वह उस औरत को भूल जाए और लॉरा के साथ बच्चे पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करे, लेकिन हमारा हीरो हार मानने को तैयार नहीं होता। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है 6 साल पहले, जब बेन फिर से एलेना से एक वयस्क के रूप में मिलता है। एलेना अपने परिवार के डाइनर में काम करती थी और स्कॉलरशिप के लिए क्लासेस लेती थी। बेन आत्मविश्वास के साथ उससे मिलता है और उसे वह अंगूठी दिखाता है जो उसने उसे सालों पहले दी थी। एलेना उसे तुरंत पहचान लेती है और दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। शिफ्ट खत्म होने के बाद एलेना एक क्लास में जाती है जहां उसे एक सीरम इंजेक्ट करना होता है और चरम मस्तिष्क उत्तेजना का अनुभव करना होता है। दुर्भाग्यवश यह प्रयोग योजना के अनुसार नहीं जाता और एलेना को जोरदार द्वारा पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि कोई वास्तविक नुकसान हो, बेन जो उसे छुप कर देख रहा था उसकी मदद के लिए कूद पड़ता है। बेन उसे कहता है कि वह स्कॉलरशिप के नाम पर खुद को यातना न दे। वर्तमान में हम देखते हैं कि एक अन्य प्रमुख कंपनी इनसॉग द्वारा बच्चों को लक्षित करते हुए एक प्रचार वीडियो बनाया गया है, जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे किसी को भी रिपोर्ट करें जो कंपनी की आलोचना करता है। इसके बाद हम कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट डायना को देखते हैं जो वही वीडियो देख रही है। उसे एहसास होता है कि वह नहीं चाहती कि उसका बच्चा ऐसे जहरीले माहौल में बड़ा हो। अगली सीन में डायना और इनसॉग के प्रेसिडेंट मेसन स्पीगर के साथ कुछ बिजनेस नेगोशिएशंस के लिए आते हैं। इस दौरान डायना की एलिजाबेथ के साथ एक गुप्त मुलाकात होती है, जहां वह इनसॉग की योजना के बारे में बताती है, जिसमें वे एक सुपरसीड विकसित कर रहे हैं जो रेगिस्तान में फसल उगा सकता है। यह स्पीगर के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। डायना बताती है कि वह स्पीगर की मदद करना चाहती है ताकि इनसॉग इस योजना को फाइनल न कर सके। जब एलिजाबेथ उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों करना चाहती है, डायना बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और नहीं चाहती कि उसका बच्चा इनसॉग के पॉड में बड़ा हो।
यह सुनकर एलिजाबेथ उसे और उसकी कंपनी को हायर करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एक समस्या है, इन सॉग ने डायना के खून में एक किल स्विच इम्प्लांट किया है, जो अगर वह भागने की कोशिश करती है तो उसकी प्रेगनेंसी को समाप्त कर देगा। अपनी मीटिंग के बाद एलिजाबेथ अपने स्टाफ के साथ इस स्थिति पर चर्चा करती है और बताती है कि कुछ दिनों पहले आर्केडिया में एक एस्कॉर्ट मरी थी। वह सुझाव देती है कि इस महिला के शरीर का उपयोग डायना की मौत को नकली तरीके से दिखाने के लिए किया जाए। एलिजाबेथ को यह आइडिया पसंद आता है और वह तुरंत इसे हरी झंडी दे देती है। हालांकि बेन का असली मकसद उस मरी हुई महिला की जांच करना है, ताकि यह पता चल सके कि वह एलेना है या नहीं। जल्द ही एस्कॉर्ट का शरीर कंपनी में लाया जाता है और बेन के शौक की सीमा नहीं रहती जब वह पाता है कि लड़की की पहले ही प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है ताकि वह डायना जैसी दिखे। डायना और मेसन फिर से कंपनी में आते हैं बिजनेस मीटिंग के लिए। प्रेजेंटेशन के दौरान डायना अचानक से हार्ट अटैक का नाटक करती है। तब रूसिया का बंदा डिफिब्रिलेटर लेकर आता है, लेकिन डायना को कुछ नहीं होता। रूसिया कहता है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा वरना बचेगी नहीं। मेसन को शुरुआत में मान्य नहीं होता क्योंकि वो किल स्विच का जिक्र करता है, लेकिन जब बाकी लोग उससे स्विच ऑफ करने के लिए बोलते हैं तो वो मजबूरन मान जाता है। बाद में डायना को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन एलिवेटर तक पहुंचते पहुंचते उनकी जगह एक क्लोन रख देते हैं। मेसन को बताया जाता है कि डायना अब नहीं रही। बेन को डायना के बिलोंगिंग्स मिलते हैं और उसमें एक रिंग मिलती है जो उसे बहुत ही दुखी करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, यह महसूस करके कि डायना सच में चली गई है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बेन ने अटलांटा को एक आइसोलेटेड जगह पर ले जाकर उनकी फ्रस्ट्रेशंस निकालने के लिए वहां चिल्लाने भेजा। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार किस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बेन घर आता है और लॉरा को बताता है कि वो प्रमोशन को छोड़ रहा है और एक बच्चे पर फोकस करना चाहता है। लॉरा सुनकर बहुत खुश होती है और दोनों गले लगते हैं। अंत में बेन सीईओ से मिलता है और एलन की डेथ की न्यूज देता है। उसके साथ अपनी बहन की रिंग भी हैंडओवर करता है और फिर से रो पड़ता है। बस यही है पूरी कहानी। थोड़ी देर बाद, सालों बाद, डायना अचानक एक्टिवेट होती है और एलिन का छुपा हुआ वीडियो मैसेज सामने आता है। उसमें पता चलता है कि एलिन अब भी जिंदा है और डाटा एस्कॉर्ट असल में उसकी दोस्त एलेना थी। एलेना ने रिंग उसे दी थी उम्मीद के साथ कि वो इसे थियो को दे देगी। अपने बचने के बाद एलिन बताती है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म होने वाला है और उसके सीनियर उसकी यादें मिटा देंगे। एलिन अपने भाई से पहले ही माफी मांगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।